पर्यावरण पर चल रही है, पर्यावरण में हमने कल बातें की थी ओजोन डिप्लेशन। हमने बस बातें होगी ओजोन डिप्लेशन पर, बातें होगी स्मोक पे बात चल रही थी। धुआं प्लस कोहरा ही तुम्हारा स्मोक कहलाता है। धुआं प्लस कोहरा सभी ऊपरी नहीं, सभी ऊपरी नहीं, धुआं प्लस कोहरा मतलब स्मोक प्लस स्मोक अगर मिलती है तो ये तुम्हारा धूम कोहरा कहलाता है। और धूम कोहरा दो प्रकार का होता है, एक लंदन का स्मोक होता है, एक लॉस एंजेलिस वाला। लंदन वाले को क्लासिकल स्मोक कहते हैं और लॉस एंजेलिस वाले के लिए हम बात करते हैं कि तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है। लंदन वाला अपचायक होता है और लॉस एंजेलिस वाला ऑक्सीकारक होता है। नमस्कार राज सूद सभी को नमस्कार भाई। चलिए आगे बढ़ रहे, बातों को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अब लॉस एंजेलिस वाले स्मोक पर बात कर रहा हूं। लंदन वाले स्मोक के लिए मैंने तुम्हें कल बताया था कि लंदन वाले स्मोक के लिए क्या होता है, धुआं तो होगा ही होगा, स्मोक होगा प्लस फोग होगा ही होगा। स्मोक भी होगा, फोग भी होगा और इसके साथ साथ SO2 वाली गैस होगी, ये याद करना है तुम्हें। और इसके साथ साथ कम ताप होगा, कम ताप होगा, कम ताप होगा, तब जाकर तुम्हारा तब जाकर तुम्हारा याद रखिएगा, तब जाकर मैं चाहिए को ले लो भाई। गुरसाहिब सिंह थैंक यू सभी को, सभी को सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। थोड़ा सा जो चाहिए को ले लेते फिर हम पढ़ाता हूं। चलो तो ये बात आपको याद होगी थी। लंदन स्मोक की जब भी बात आए, जब भी लंदन स्मोक की बात आए तो आपको बात याद करनी है कि SO2 गैस होगी, कम ताप होगा और एक्सप्लोसिव की वाष्प बन जाएगी। दूसरे वाला जो स्मोक होता है लॉस एंजेलिस होता है। दूसरा लॉस एंजेलिस होता है, याद रखिएगा, दूसरा लॉस एंजेलिस होता है। और लॉस एंजेलिस वाले में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये तुमको फिर बात करता हूं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं, यहां पे क्रिया होगी तो क्या बनेगा, एक्सप्लोसिव की वाष्प बन जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनेगी और ये वाष्प जब तुम्हारे सांस के शरीर में जाएगी वो पूरे को चौक कर देती है, जिस वजह से लंदन में 4000 लोग मरे, 4000 लोग मरे थे लंदन में सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प। क्लासिकल क्योंकि मोस्टली जगह पे यही स्मोक तुम्हारी दिल्ली में कोलकाता में यही स्मोक मिलता है, मिलेगा तो याद खतरनाक हो जाता है, इसकी वाष्प खतरनाक हो जाती है, याद रखिएगा। दूसरे वाला जो स्मोक होता है वो है लॉस एंजेलिस स्मोक, लॉस एंजेलिस स्मोक। और इसी स्मोक को कहा जाता है, इसी स्मोक को कहा जाता है तुम्हारा याद रखना फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मोक। और इसी को कहा जाता है तुम्हारा याद रखना ऑक्सीकारक स्मोक, ऑक्सीकारक स्मोक, ऑक्सीकारक स्मोक कहा जाता है इसी को ऑक्सीकारक स्मोक कहते हैं। ये तुम्हारा ऑक्सीकारक स्मोक, बस तुम्हें याद करना कि उसको होता है। जब भी स्मोक की बात होगी, जब भी स्मोक की बात होगी याद होना चाहिए धुआं तो होगा ही होगा, स्मोक होगा प्लस फोग होगा प्लस यहां अब NO2 गैस होगी, ये याद करना है। साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में हाइड्रोकार्बन होंगे, साथ में हाइड्रोकार्बन होंगे, ध्यान से सुनो। साथ में पराबैंगनी किरणें होंगी, पराबैंगनी किरणें थोड़ा कर प्लस पराबैंगनी किरणें होंगी, पराबैंगनी किरणें प्लस में और क्या होगा, जब पराबैंगनी किरणें होंगी उच्च ताप भी होगा, प्लस उच्च ताप होगा। और सब आपस में क्रिया करेंगे, जब क्रिया करेंगे तो यहां बनाएंगे वो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN बनाएंगे, प्लस वो यहां बनाएंगे ओजोन, प्लस वो बनाएंगे ओजोन, याद रखिएगा, प्लस वो बनाएंगे ओजोन। और यही पर जो NO2 है ये भी साथ में बन जाती है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये बनता है तुम्हारा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल नाइट्रेट PAN नाम से याद रखो। तो क्या क्या बना भाई, PAN बना, ओजोन बना, NO2 बना। इसी को कहते हैं प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल स्मोक, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है, धूम कोहरा बना। ये सबसे पहले लॉस एंजेलिस में बना, इसलिए इसे फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहा गया। इसे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहा गया, याद रखिएगा। और ये जिसमें लाल भूरे रंग का धुआं बनता है, इसको ब्रॉन्ज हैच कहा जाता है, ब्राउन हैच। यही तुम्हारे लाल भूरे रंग का धुआं होता है, लाल भूरे रंग का धुआं होता है, भूरे रंग का धुआं होता है, भूरे रंग का धुआं होता है और इसे ही कहा जाता है ब्राउन हैच। यही तुम्हारा ब्राउन हैच है, HAZE ब्राउन हैच। लो ये कहानी होगी तुम्हारे फोटोकेमिकल स्मोक की। सबसे पहले ये तुम्हारा लॉस एंजेलिस में देखा गया। लॉस एंजेलिस देखो क्या क्या होता है उसमें, उसमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या देखो। स्मोक तो पता ही बना वो होता ही होता है, यहाँ NO2 थी वहां SO2 थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोकार्बन वहां नहीं थे, पराबैंगनी किरणें वहां नहीं थी, उच्च ताप वहां कम ताप था, यहाँ उच्च ताप है। ये सब क्रियाएं होती है, PaNO3 NO2 बनता है। ये एक लाल भूरे रंग का धुआं होता है जिसे ब्राउन हैच कहते हैं। इसी को प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहा जाता है। ये बनता है और इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। इस वजह से इस स्मोक के कारण ही तुम्हारे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है। प्रभाव क्या होगा इसका, ध्यान सुनना। प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या होगा इसका, जो प्रभाव होगा इससे आंखों में जलन, आंखों में जलन व फेफड़ों में जलन होती है। आंखों व फेफड़ों में जलन होती है, दोनों बातें क्लियर ना। इसमें आंखों में जलन, आंखों व फेफड़ों में जलन, आंखों व फेफड़ों में जलन होती है, फेफड़ों में जलन होती है, याद रखना, ढंग से सांस नहीं ले पाते। दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, कौन से स्मोक में नहीं हो पाती है भैया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तुम्हारे लॉस एंजेलिस वाले स्मोक के अंदर। लॉस एंजेलिस वाले स्मोक के अंदर ये कितना नहीं हो पाती है, तो हुआ क्या, हुआ क्या, दोनों में अंतर करना सीखो। यहाँ पर O3 PaNO3 की चीजें बनती है और वहां जो तुम्हारी बनी थी, याद रखिएगा, लंदन वाले स्मोक में वहां सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनी थी, वहां सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनी थी। और यहाँ तुम्हारा बन रहा है PAN प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन और NO2, ये तीनों मिलेंगे तो यहाँ लाल भूरे रंग का धुआं दिखेगा, वहां लाल भूरे रंग का धुआं दिखेगा और इस वजह से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहते हैं। इसे ही ब्राउन हैच कहा जाता है। और ये जो NO2 की प्रकृति ऑक्सीकार की होती है, इसलिए इसे ऑक्सीकार स्मोक भी कहा जाता है। इसलिए इसे याद रखिएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, क्योंकि इसमें उच्च ताप क्या हो सकता है, उच्च ताप क्या हो सकता है, इसके ये प्रभाव होंगे, क्या होंगे, इससे आपको फेफड़ों में जलन होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वो तुम्हें प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। किससे, याद रखिए, फोटोकेमिकल स्मोक। दोनों में अंतर आ गया होगा, दोनों में अंतर तुम करना सीख रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, तीन बातें मैं तुम्हें करवा चुका हूं, पहले अम्लीय वर्षा, फिर ओजोन डिप्लेशन और तीसरा स्मोक। भारत में भी जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ना, अक्टूबर नवंबर का चाहिए लेता हूं। देखो अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली बहुत प्रभावित होती है स्मोक से, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है दिल्ली। दिल्ली के इस समय प्रभावित होने का कारण होता है, दिल्ली में इसका प्रभावित होने का कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के महीने में नमी की मात्रा ज्यादा होती है। कैसे, उस समय नेपाल के आसपास से, नेपाल हिमालय पर्वत से ठंडी हवाएं आती है दिल्ली की तरफ, नेपाल के बॉर्डर की तरफ से दिल्ली की तरफ क्या आती है, ठंडी हवाएं आती है। और उसी समय इधर उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है, उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती है जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ती है। और उसी समय पंजाब हरियाणा की तरफ क्या होता है, यहाँ परालियां जलाई जाती है। पराली का मतलब होता है चावल के वो डंठल, चावल निकालने के बाद जो डंठल बच जाते हैं उनको जलाया जाता है खेतों के अंदर। जब जलाया जाता है तो वहां पर भयंकर प्रकार का धुआं बनता है और वो धुआं होता है उस हवाओं के द्वारा वो कहां पहुंचता है, दिल्ली की तरफ। उत्तरी हिमालय से नेपाल की तरफ से उत्तरी पूर्वी हवाएं आती है, ये उत्तरी पूर्वी हवाएं दिल्ली की तरफ बढ़ती है और ये दोनों हवाएं इधर से ये गर्म हवाएं
धुआं लेके जा रही होती है, उधर से नमी लेकर आ रही ठंडी हवाएं, और दोनों हवाएं कहां मिलती है? ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मिलती है। और इस वजह से चूंकि देखो तुम लोग, यहां से धुआं आया, यहां से वो ठंडी हवाएं, नमी वाली हवाएं आ गई, दोनों जाकर तुम्हारी एनसीआर के क्षेत्र में मिलती है। और जब एनसीआर में मिलती है तो याद रखना, इसी वजह से दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है धूम कोहरे से। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, उस समय तुम्हारी पराली जलाई जाती है, क्योंकि चावल के जो डंठल जलाया जाता है, और जब चावल के डंठल जलाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो इनसे ये धुआं इधर से जाता है दिल्ली की तरफ, एनसीआर की तरफ बढ़ता है, उधर से नेपाल की तरफ से, हिमालय की तरफ से ठंडी हवाएं, नमी वाली हवाएं आती है, नमी मतलब इसमें नमी की मात्रा वो, तो ये हवाएं दोनों आकर दिल्ली एनसीआर में टकराती है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र या चंडीगढ़ का और हरियाणा वो ये क्षेत्र बड़े प्रभावित होते हैं। इस वजह से वहां तुम्हें अक्टूबर नवंबर के महीने में धुंध नहीं होती, वहां तुम्हें धूम कोहरा देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल धूप नहीं निकल पाती है, आपको जलन होती है, तुम्हारी सांस लेने में दिक्कत होती है, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो दिल्ली में स्मोक का कारण ये होता है, दिल्ली में स्मोक का कारण ये है, बाकी जगह तुम लोगों ने देख लिया कि क्या कारण होती है। भारत में मोस्टली जो दिल्ली में स्मोक की स्थिति बनती है उसमें एसओ गैस ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये था तुम्हारा स्मोक। अब बात आती है हमारी, आगे बढ़ रहे हैं, और चौथा प्रभाव मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, हरित ग्रह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान से सुनना, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस क्या है? तो ध्यान सुनो, ग्रीन हाउस वाली चीजें पृथ्वी पर आजीवन से चली आ रही है, आजीवन से पृथ्वी पर हो रही है। बस समझ लो, ये तुम्हारी पृथ्वी है, और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है, दिन में आती है तो ये सतह गर्म हो जाती है, मिट्टी होती है, मिट्टी प्रकाश के अवशोषण कर लेती है और मिट्टी गर्म हो जाती है। और जब मिट्टी गर्म हो जाती है तो दिन में देखा होगा 40-45 डिग्री तक कभी तापमान दिन में मिल जाता है, दिन में मिट्टी गर्म हो जाती है। रात के समय क्या होता है, जो मिट्टी गर्म हुई थी, पृथ्वी का धरातल जो गर्म हुआ था, वो प्रकाश किरणों का अवशोषण किया था, उन दिनों को वापस ठंडा होने के लिए पृथ्वी वापस उन दिनों को अंतरिक्ष में भेजती है। जब ये वापस अंतरिक्ष में भेजती है तो बीच में यहाँ पर तुम्हारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में मैंने आपको बताया था कि जल की वाष्प होती है, H2SO4 H2O की वाष्प होती है, और साथ में या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और ये दोनों गैसें उन उसमें किरणों को जो पृथ्वी से निकल रही होती है, पार्थिव किरणें बोलते हैं, पार्थिव, जो पार्थिव किरणें होती है, किरणें होती है, इंफ्रारेड होती है, अवरक्त तरंगें होती है। ये तुम्हारी अवरक्त तरंगें होती है, याद रखना, ये अवरक्त तरंगें होती है। और ये अवरक्त तरंगें जब वापस अंतरिक्ष में जा रही होती है तो कुछ समय के लिए यहीं अवशोषण कर लेती है। कौन भाई? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेती है। कौन अवशोषण करती है? तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसका अवशोषण कर लेते हैं। और जब इसका अवशोषण कर लेते हैं तो याद रखिएगा, ये अवशोषण जब हो जाता है, इस वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है। और रात के समय का पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री मिलता है, और रात के समय पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री मिलता है, इस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव होता है, पेड़ पौधे पनपे, जंतु पनपे। इसलिए पृथ्वी को खुद को कहा जाता है कि ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस वाली घटनाएं तुम्हें पृथ्वी पर आदिकाल से देखने को मिल रही है। तो ग्रीन हाउस कोई अलग चीज नहीं है, तुम्हारा पृथ्वी खुद एक ग्रीन हाउस है, तुम्हारा ग्रीन हाउस है। और इस वजह से तुम्हारी इसी हरित ग्रह से जो कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन अलग अलग तुम देखें, तुम लोग जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्यान सुनना, वहां के लोग क्या करते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों के आसपास में रात का तापमान -डिग्री में चला जाता है, और वहां पर फसलें पैदा नहीं हो सकती। तो वहां के लोग क्या करते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं। हरे कांच के क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं। और ये हरे कांच के जो घर होते हैं, ये सूर्य से आने वाली तरंगों को पृथ्वी तक आने देते हैं, ये आने देते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की आ रही है, ये लोग पृथ्वी से सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आई, जैसे प्रकाश आया और ये मिट्टी पर गिरी, मिट्टी यहाँ गर्म, मिट्टी अगर गर्म होती है तो सुबह के समय गर्म होती है, दिन में गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे रात होती है तो ये किरणें वापस पृथ्वी छोड़ती है, वापस छोड़ती है, क्योंकि आपकी बार आने वाली तरंगें इंफ्रारेड होती है, अवरक्त तरंगें होती हैं। तो ये कांच का जो घर होता है, इन इंफ्रारेड तरंगों को वापस आने नहीं देता है, और वो यही रोक लेता है, इंफ्रारेड को यही रोक लेता है, यही रोक लेता है, जिससे ये जो अंदर का वाला भाग होता है ये गर्म हो जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो फसलें पैदा होती हैं, जो फसलें होती हैं वो रात के तापमान, उतना तापमान मिल जाता है रात के समय जितने को आवश्यकता होती है, और यहाँ पर वो फसलें पैदा हो जाती है। क्योंकि फसलें पैदा हो रही है कांच के घर से, हरे कांच के घर से, इसलिए ऐसे घरों को कहा जाता है ग्रीन हाउस। और जिस वजह से यहाँ पर फसलें पैदा हो गई, इसको हमने कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। दोबारा सुन लेना मेरी बात आराम से, दोबारा सुन लेना, ध्रुवीय प्रदेशों, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सुनना मेरी बात आराम से। ध्रुवीय प्रदेशों के लोग क्या करते हैं, हरे कांच के ऐसे घर बनाते हैं, हरे कांच हरे से बना देते हैं, हरे कांच के घर बना देते हैं, ये तुम्हारे हरे कांच के घर बना देते हैं। सूर्य से आने वाली जो तरंगें होती है ना, सूर्य वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट होती है, पराबैंगनी किरणें, और जो तुम्हारी दृश्य प्रकाश होता है वो किरणें पृथ्वी पर आ रही है, दिन के समय आ रही है, लोग ये आ रही है। और दिन के समय जब आ रही है तो ये कांच को मार देता है, क्योंकि इनके अंदर आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये कांच को भेद कर अंदर तक आ जाती है। और यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो मिट्टी होती है उसको गर्म कर, उसको वो अवशोषण कर लेती है, प्रकाश किरणों का उसमें भी किरणों का अवशोषण कर लेती है। जब ये अवशोषण कर लेती है दिन में गर्म हो जाता है, जैसे शाम होती है तो ये मिट्टी तुम्हें पता ही है कि जो चीज अच्छी अवशोषक होती है वो अच्छी उत्सर्जक भी होती है भैया। वो देखिए विज्ञान में जो चीज सबसे अच्छी अवशोषक होती है वो अच्छी उत्सर्जक होती है। तो दिन के समय क्या होता है कि ये विकिरणें वापस शाम के समय पृथ्वी विकिरणों को वापस छोड़ती है। जब ये विकिरण छोड़ती है, पृथ्वी जब छोड़ती है ना, उनको पार्थिव विकिरण कहते हैं, पार्थिव विकिरण। और ये जो पार्थिव विकिरण होती है ना, ये इंफ्रारेड होती है, अवरक्त होती है, और इन अवरक्त की आवृत्ति कम होती है, मतलब ऊर्जा कम होती है। जब ये ऊर्जा कम होती है तो ये भेद नहीं पाती है, ये कांच के घरों को भेद नहीं पाती है, और ये कांच की अंदर रह जाती है। जब ये अंदर हो जाती है, इनमें भी ऊष्मा होती है, इनमें भी ऊष्मा होती है। तो ये ऊष्मा के कारण ही ये कांच का जो अंदर का घर होता है ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो रात के समय जो यहाँ पर पौधे होते हैं ना, इसके कांच के घरों के अंदर जो पौधे होते हैं, इन पौधों को उतना ताप मिल जाता है जितना मिलना चाहिए, और इस वजह से ये पौधे पनपते हैं और यहाँ पर फसलें पैदा हो जाती हैं। और इस प्रभाव को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिस वजह से ध्रुवीय प्रदेशों के लोग वहां पर फसलें पैदा कर लेते हैं, फसलें पैदा कर लेते हैं, यही बनाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आप लोगों को ये ग्रीन हाउस की कहानी समझ में आई होगी। वास्तविकता में ग्रीन हाउस का जो कंसेप्ट लिया गया वो पृथ्वी से लिया गया है, पृथ्वी से लिया गया, याद रखिएगा। ये वास्तविक कंसेप्ट जो कहां से आया है, हमारा पृथ्वी से आया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रीन हाउस का आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तविकता में आप एक दो चीजें ग्रीन हाउस के लिए समझ पाए, ग्रीन हाउस के लिए बताना। चलिए बिल्कुल आ गया तुम लोगों को, राज सुबोध पार्वती। चलिए तो ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या? ध्रुवीय प्रदेशों के लोग, ध्रुवीय प्रदेशों के लोग हरे कांच के घर बनाते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं, इसके घर बनाते हैं भाई, हरे कांच के घर बनाते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं। जो सूर्य से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली वाली प्रकाश तरंगों को, प्रकाश तरंगों को, प्रकाश तरंगों को अंदर आने देता है, अंदर आने देता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगों को अंदर आने देता है, अंदर आने देता है, जिससे अंदर आने देता है। लेकिन पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण जो अवरक्त तरंगें होती है, अवरक्त तरंगों,
बाहर निकलने नहीं देता है, बाहर निकलने नहीं देता है, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है, अंदर का तापमान बढ़ जाता है। तो अंदर का तापमान क्या हुआ, बढ़ गया है। और अगर अंदर का तापमान बढ़ जाता है, अंदर का तापमान अगर बढ़ जाता है, ध्यान सुनना, अंदर तापमान बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है, जो पेड़ पौधों एवं पेड़ पौधों के लिए, जो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त तापमान प्रदान करता है, उपयुक्त तापमान प्रदान करता है, उपयुक्त तापमान प्रदान करता है, उपयुक्त तापमान प्रदान करता है। इसके लिए अब जब उपयुक्त तापमान मिल जाता है उन्हें, तो उपयुक्त तापमान प्रदान करता है, जिससे जिससे ध्रुवीय प्रदेशों में फसलें पैदा की जाती है, फसलें पैदा की जाती है। इन घरों को ग्रीन हाउस तथा इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो क्या बनाया, हरे कांच के घर बनाते हैं, और जो हरे कांच के घर होते हैं, हरे कांच के घर होते हैं, वो घर क्या करते हैं, ये जो हरे कांच के घर होते हैं, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को, जो अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट होती है, जिसमें की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, उच्च आवृत्ति की तरह की होती है, ये अंदर तो आ जाती है। तो जैसे अंदर आते हैं, उष्मा होती है, उसी बात उष्मा होती है, मिट्टी अवशोषित कर लेती है, और इसमें दिन में गर्मी आ जाती है वहां पर। लेकिन जैसे शाम होती है, ये मिट्टी वापस ठंडे होने के लिए इन तरंगों को छोड़ती है। जब ये तरंगें छोड़ती है, तो इनकी आवृत्ति कम हो जाती है, आवृत्ति कम होने से अब ये इसको पार कर नहीं पाती, ये तरंगें अंदर ही रह जाती है। इस अंदर का तापमान बढ़ जाता है, और अंदर का तापमान बढ़ गया तो जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके उपयुक्त तापमान मिल जाता है, उसमें फसलें पैदा हो जाती है। इस प्रभाव को, इन घरों को ग्रीन हाउस कहते हैं, और इस प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये प्रभाव तुम्हारी पृथ्वी पर आदिकाल से देखता चलता आ रहा है, आदिकाल से तुम्हारी पृथ्वी पर ये प्रभाव चल रहा है, याद रखिएगा, ये प्रभाव तुम्हारा आदिकाल से चल रहा है, जो हमेशा से चलता आया है। तो ये कहानी होगी। तो तुम्हारे जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रांस के जे फेरियर या फोरियर जिनको बोला जाता है, जे फेरियर, ये वो वैज्ञानिक थे, जे फोरियर फ्रांस के थे, जो फोरियर ने ग्रीन हाउस शब्द दिया था, ग्रीन हाउस शब्द या जे फेरियर शब्द ये दिया था, इंग्लैंड शब्द जे फेरियर ने ये शब्द दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव दिया था। और इसका विस्तृत अध्ययन जो किया था वो आर्यनियस ने किया था, आर्यनियस ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, याद रखना, इसका विस्तृत अध्ययन आर्यनियस ने किया है, विस्तृत अध्ययन आर्यनियस ने किया है, याद रखना। तो ये कहानी है तुम्हारे ग्रीन हाउस की, ये कहानी है ग्रीन हाउस की। तो ध्यान सुन लेना, आगे क्या है, आगे बढ़ा। वैश्विक तापमान क्या है, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या करता है, ध्यान सुन। किसी भी कारण से पृथ्वी के औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, औसत तापमान 15 डिग्री, औसत तापमान से किसी भी कारण से पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ जाना, औसत तापमान का बढ़ जाना, कितना बढ़ गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बढ़ जाना, वैश्विक तापमान कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है, वैश्विक तापमान कहलाता है। किसी भी कारण से पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ जाना ही क्या है, वैश्विक तापमान कहलाता है, याद रखिएगा। किसी भी कारण से पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ जाना, कोई भी कारण है जिस वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है औसत तापमान, कहां से 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, कब बढ़ जाना, वैश्विक तापमान कहलाता है, याद रखिएगा। ये तुम्हारा वैश्विक तापमान कहलाता है, किसी भी कारण से पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ जाना वैश्विक तापमान कहलाता है। और इस वैश्विक तापमान के लिए जो जिम्मेदार है, कारण, इसका कारण है हरित ग्रह गैस, इसका कारण है हरित ग्रह गैस, हरित ग्रह गैस। इसका कारण क्या है, कारण देखना सुनना। हरित ग्रह प्रभाव में प्रति हरित ग्रह प्रभाव में क्या हो गया, प्रति होना कारण। यह हरित ग्रह प्रभाव क्या है, अभी मैंने बताया था पृथ्वी पर, मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी खुद एक हरित ग्रह है, पृथ्वी क्या है, खुद एक हरित ग्रह है, जिस पर पेड़ पौधे हैं, जीवन है। वो जीवन इसलिए संभव हो पाया, वो जीवन इसलिए संभव हो पाया, ध्यान रखिएगा, वो जीवन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए जाने के कारण ही तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। क्या आप लोगों को राधे राधे भाई, राधे राधे, क्या समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब मैं यहाँ पृथ्वी को लेकर चल रहा हूं। हरित ग्रह प्रभाव पृथ्वी वाला है, हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि होना कारण है किसका, वैश्विक तापमान। अभी हरित ग्रह प्रभाव क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, वृद्धि होना। हरित ग्रह प्रभाव में अगर वृद्धि होगी, हरित ग्रह प्रभाव में अगर वृद्धि होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि हरित ग्रह तो जिम्मेदार होता है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में कुछ गैसें पाई जाती है, और वो गैसें कौन-कौन सी हैं, तो देखो कारण है हरित ग्रह गैसों में वृद्धि होना, हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि होना। और हरित ग्रह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों को हरित ग्रह गैसें कहते हैं। गैसों को क्या कहते हैं, जिम्मेदार गैसों को हरित ग्रह गैसें कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया याद रखना, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन-कौन है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में कौन है, H2O की वाष्प है, और इसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी से निकलने वाली बात जितनी आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम कोई रोक लेती है, उस समय के लिए रोक लेती है, तुम्हारी कौन, जलवाष्प CO2। इस वजह से पृथ्वी का औसत तापमान रात के समय कितना हो जाता है, 15 डिग्री। यहाँ पे पेड़ पौधे बनने लगे, यहाँ पे पेड़ पौधे होने लगे, याद रखना। और पेड़ पौधे हुए, वहां पर बहुत सारे जंतु हो गए, और इसीलिए तुम्हारी पृथ्वी पेड़ पौधों के कारण कैसे दिखती है, ग्रीन दिखती है, हरी दिखती है। और इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है हरित ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है भाई, हरित ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। और जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, उस प्रभाव को कहा गया हरित ग्रह प्रभाव। और इसके जिम्मेदार गैसें होती है, जिनको कहा जाता है हरित ग्रह गैसें। तो कौन-कौन सी प्रमुख हरित ग्रह गैसें, ध्यान सुनना, प्रमुख हरित ग्रह गैसें, अब कौन-कौन सी गैसें प्रमुख हरित ग्रह, ध्यान सुनना। पहली इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी मैं लिख रहा हूं यहाँ जलवाष्प। पहली गैस कौन सी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी कौन सी है, तो जलवाष्प है। तीसरी इसमें गैस कौन सी होती है, तो ध्यान सुनना, तीसरी जो गैस होगी वो होगी तुम्हारी मीथेन। चौथी होगी तुम्हारी क्लोरोकार्बन, या मैं लिखूंगा फ्लोरीन की होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और चौथे के बाद पांचवी यहाँ होगी तुम्हारी, याद रखिएगा, ये होगी तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, उसका सूत्र होता है N2O। तो इन 5 गैसें हैं जो तुम्हारी हरित गैसें होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तुम्हारी हरित गैसें। और वो गैसें कौन कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो याद रखना, तो ये रही तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिम्मेदार होती है 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये मुख्य हरित गैस, मुख्य हरित गैस, मुख्य यही है, 60% जिम्मेदार है। मीथेन होती है 20% जिम्मेदार। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरीन युक्त यौगिक, फ्लोरीन युक्त यौगिक, जितने में फ्लोरीन पाया जाता है, जिनमें भी फ्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन युक्त यौगिक, फ्लोरीन युक्त यौगिक, ये जिम्मेदार होते हैं 14%, ये जो आपके होते हैं 14%, 60 और 20, 80 और 14%। और नाइट्रस ऑक्साइड होता है 6%। तो इस प्रकार टोटली 100% जिम्मेदार। इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, इस पर कभी भी बात नहीं करेंगे, तो जलवाष्प को कभी ज्यादा करने की बात हो गई तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, कभी भी चर्चा। तो 4 मुख्य हरित गैसें होगी। अगर पूछ लेंगे क्या जलवाष्प हरित गैस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है हरित गैस, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाए, कम हो जाए, इस पर कभी चर्चा नहीं होगी। जब भी कभी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं पर भी कोई सम्मेलन होगा, कोई संधि होगी, कोई भी प्रोटोकॉल हो रहा होगा, तो याद रखना कभी भी जलवाष्प की मात्रा पर बात करेंगे ही नहीं। तो जलवाष्प बहुत आवश्यक होता है हमारे वायुमंडल के लिए। तो ये गैसें जिम्मेदार है कौन कौन सी भाई? CO को कितना परसेंट? 60% मुख्य हरित गैस है। जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फ्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं, याद रखिएगा, फ्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं। मीथेन और इसके अलावा नाइट्रस का ऑक्साइड होता है। नाइट्रस का ऑक्साइड 6% जिम्मेदार होता है। तो ये कहानी है तुम्हारी इन हरित गैसों की। अब मैं एक एक करके बातें इसके बारे में बता देता हूं तुम लोगों को, एक एक करके मैं इन बातों को बता देता हूं कि कहानी क्या चलती है, याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां, मैं अगर बात करूं यहां, तो मुख्य आपको पता लग गया। जलवाष्प पर कभी बात नहीं करेंगे। मीथेन क्या है? मीथेन, मीथेन की तुलना में बात करें हम, थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं तुम लोगों को। अगर मैं सुनता तुम्हारी कोई दिक्कत वाली बात है, मीथेन क्या है? यह कोयले की खानों से मिलती है, कोयले की खानों से, कोयले की खानों में पाई जाती है कौन सी गैस? मीथेन। हमने कोयले की खानें जब से खोदनी शुरू की, मीथेन एनवायरमेंट में आई, और ये एनवायरमेंट में मीथेन गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज्यादा, तो 25 से निकलने वाली उसमें भी किलोमीटर ज्यादा अवशोषण करती है, 25 गुना ज्यादा। याद रखना मीथेन चावल के खेतों में, चावल के खेतों में कहां मिलती है भाई? चावल के खेतों में मिलती है, कीचड़ में मिलती है, कीचड़ में, कीचड़ में मिलती है, इसलिए पंख गैस भी कहा जाता है। कीचड़ में मिलती है, चावल के खेतों में मिलती है, याद रखिएगा, चावल के खेतों की गैस कहा जाता है, इसी मीथेन को कहा जाता है, याद रखना, याद रखना। इसके अलावा दलदली क्षेत्र में मिलती है, कीचड़ में दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में मिलती है। कौन सी गैस मिलती है भैया? मीथेन। इसके बाद तीसरी कौन सी है? इसे नाइट्रस का ऑक्साइड देता हूं, नाइट्रस का ऑक्साइड। और नाइट्रस का जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रस का ऑक्साइड, ये N2O बोलते हैं, और ये 6% जिम्मेदार, 6%। ये भी किसका उत्सर्जन कहां से होता है? इसका उत्सर्जन खेतों से, इसका उत्सर्जन खेतों से नाइट्रोजनी पदार्थों के अपघटन से होता है, नाइट्रोजनी पदार्थों के अपघटन से होता है, नाइट्रोजनी पदार्थों के अपघटन से होता है। इसके अलावा उद्योगों से होता है, उद्योगों से होता है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये तुम्हारी हंसाने वाली गैस होती है, यही तुम्हारी हंसाने वाली गैस भी होती है, रखना। ये 6% जिम्मेदार होती है। चौथी जो तुम्हारी गैस होती है, चौथी वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है, या फ्लोरीन युक्त यौगिक, फ्लोरीन युक्त यौगिक, कोई भी फ्लोरीन युक्त यौगिक होता है। जैसे फ्लोरीन युक्त यौगिक अगर बात करें, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन कोई भी यौगिक हो गया, जैसे तुम्हारा अगर मैं बात करूं यहां हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, तो कौन कौन हो गए भाई? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, परफ्लोरोकार्बन हो गए, SF6 हो गए, ये जितने भी गैस या फ्लोरीन युक्त गैस कितने प्रतिशत जिम्मेदार ये तीनों? याद रखिएगा, ये जिम्मेदार होती है लगभग 14%, 14%। अब एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये जो तुम्हारा नाइट्रस का ऑक्साइड होता है, ये तुम्हारा नाइट्रस का इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये प्रति अणु, ध्यान से सुनना, प्रति अणु क्लोरीन का यौगिक या फ्लोरीन का अणु, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। प्रति अणु सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? फ्लोरीन का जिम्मेदार। ये नोट में डाल लेना। कोई भी फ्लोरीन का यौगिक, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर फ्लोरो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये सब फ्लोरीन जहां होगा ना, फ्लोरीन। तो ध्यान सुनना। पूजा यादव, हेलो, बिल्कुल आप पूजा यादव, आप लाइव ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूं कि आप लिख लेते हो साथ साथ, इसलिए थोड़ा मैं दूर रहता हूं कि आप लोग लिख लेते हो साथ साथ, लिख लेते हो। अगर सामने खड़ा हो तो लिख नहीं पाओगे तुम लोग। बिल्कुल पूजा यादव, आप बिल्कुल सामने हैं, बताइएगा। हेलो सर जी, क्या मैं लाइव देख पा रही हूँ? बिल्कुल आप लाइव देख पा रहे होगे, लाइव चल रहा है। मैं थोड़ा साइड में से रहता हूं कि आप लोग साथ साथ लिखते जाते हो, क्योंकि इतनी बातें हो जाती है, लिख नहीं पाते हो, फिर अपलोड होने में वीडियो टाइम लगता है, टाइम लगता है। लिख देते हैं, लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। देखो दोबारा बता के लिख देता हूँ, ध्यान से। जैसे फ्लोरीन जैसे 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 कौन कौन है? देखो देखो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs कार्बन होते हैं, परफ्लोरोकार्बन, PCS, परफ्लोरोकार्बन, PFCS। और तीसरा इसमें होता है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1997 के बाद बैन हो चुका है। 1997 में तुम्हें पता कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन का प्रमाण होता था, जो ओजोन को खराब कर रहा था, तो 1997 के बाद इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन हो गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर क्योंकि क्लोरीन जिम्मेदार था किसके लिए? ओजोन डिप्रेशन के लिए, तो वहां पर लाकर उसकी जगह लाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन बाद में पता कि चला कि ये जो फ्लोरीन का यौगिक है, फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन वाले यौगिक होते हैं ना, ये भी फ्रीज में इसमें काम आते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन सब इसमें काम आते हैं, एसी और फ्रीज में काम आते हैं। तो बाद में वैज्ञानिकों को पता लगा कि ये जो फ्लोरीन का प्रमाण और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये तो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तब वैज्ञानिकों को लगा कि भैया इस फ्लोरीन वाले यौगिक को सब प्रतिबंध लगा दो तुम लोग। और यही कारण है कि आजकल फ्रीज के अंदर मोस्टली अमोनिया गैस भेज जाती है, इसी तो अमोनिया गैस भेज जा रही है भाई, क्योंकि जो फ्लोरीन के यौगिक है बहुत खतरनाक होते हैं। तो मैंने बताया ये कितने परसेंट जिम्मेदार है आज की तारीख में? तो लगभग कितना है? 14%। एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान सुन लेना। प्रति अणु आपसे पूछे, प्रति अणु, प्रति अणु, प्रति अणु ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्रति अणु ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्रति अणु ग्लोबल वार्मिंग के लिए
सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। प्रत्येक लोग पूछे तो सबसे जिम्मेदार कौन होगा, तो याद रखना ये फ्लोरीन। अगर एक फ्लोरीन कानून और एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है फ्लोरीन का, याद है। तो सबसे ज्यादा उसमें विकिरणों का शोषण करता है, सबसे ज्यादा शोषण करता है। और इसी वजह से इन्हीं चार केसों की वजह से हमारी पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो आज की तारीख में बढ़ रहा है, और इसी वजह से ग्लोबल की वार्मिंग हो रही है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रभाव क्या, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान अगर बढ़ गया है तो उससे तुम्हारी मौसमी जो घटनाएं होती हैं, जो तुम्हारी जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सारी सारी मौसमी घटनाएं खतरनाक हो जाएंगी। और जो आज की तारीख में तुमने देखा होगा कि किस प्रकार के चक्रवात आ रहे हैं, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो ये सारी सारी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवीय टोपियां, जहां पर बर्फ बनी हुई ध्रुवीय टोपियां में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या इससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। अगर समुद्रों का जलस्तर बढ़ गया तो तटीय शहर क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे, बढ़ रहा है, जिससे जिससे तटीय शहर डूब जाएंगे। तटीय शहर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तटीय शहर डूब जाएंगे। और अगर तटीय शहर डूब जाएंगे, ध्यान सुनिए, जो देश डूबेगा, तो देश डूबेगा सबसे पहले वो मालदीव डूबेगा, वो कौन होगा, मालदीव। मालदीव सबसे पहले डूबेगा। जो शहर डूबेगा, शहर वो तुम्हारा संघाई होगा, चीन, सबसे पहले ये शहर डूबेगा और सबसे देश डूबेगा वो मालदीव होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और दूसरी घटना क्या होगी, इससे मौसमी अनियमितताएं पैदा होती है, इससे मौसमी अनियमितताएं पैदा होती है, मौसमी अनियमितताएं पैदा होती है या पैदा होती है, जैसे अतिवृष्टि, कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी, जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है कहीं पर बारिश होगी नहीं, अल्पवृष्टि, कहां पे बहुत कम वर्षा होगी, अल्पवृष्टि, चक्रवात, अब देखो हर साल चक्रवात आते हैं, पहले 2-3 साल चक्रवात आते हैं, चक्रवात आना, तो इस प्रकार की मौसमी अनियमितताएं पैदा होगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इससे सूक्ष्म जीव जंतु नष्ट होंगे, सूक्ष्म जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बाढ़ आएगी तो बहुत सारे जीव मरेंगे, याद रखिएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो जैव विविधता का ह्रास होगा, जैव विविधता पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, याद रखना ये बात, सूक्ष्म जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे इससे। और क्या, जलवायु परिवर्तन हो जाएगी, हो रही है जलवायु परिवर्तन। अब की बात तुम देखा होगा गंगानगर में जलवायु परिवर्तन होगा, इतनी भयंकर वाली ठंड है, भयंकर वाली ठंड है, याद है, जलवायु परिवर्तन होगा, याद है। और इससे बहुत से पादप व जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, और वो भी नहीं। ये कहानी है तुम्हारी ग्लोबल वार्मिंग की कहानी, तो ये कहानी है तुम्हारी ग्लोबल वार्मिंग की। ध्यान से बातें आराम से, बस तुम्हें क्या याद रखना है, इतनी बातें तुम्हें सारी याद रखनी, तुम्हारे लिए क्या याद रखना, पृथ्वी का औसत तापमान कितना, 15 डिग्री, किसी भी कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ना, कहां से बढ़ना, 15 डिग्री, कितना बढ़ गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया इन सालों। यही ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का औसत तापमान किसी कारण से बढ़ जाना, कहां से बढ़ जाना, 15 डिग्री से बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। कौन जिम्मेदार है, हरित ग्रह गैसें जिम्मेदार है, हरित ग्रह गैसें जिम्मेदार है। कौन कौन सी गैसें, हरित ग्रह गैसें, CO 60% जिम्मेदार। मुख्य हरित ग्रह गैस कौन सी है, CO, मुख्य हरित ग्रह गैस कौन सी है, CO2 है, मुख्य हरित ग्रह गैस CO2 है, याद रखिएगा। और ये जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के 60% जिम्मेदार है, अकेली गैस। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से होता है, उद्योगों से होता है। पेड़ों को तुमने काट दिया, उद्योगों की मात्रा बढ़ा दी, जितना भी जीवाश्म ईंधन चलता है, जीवाश्म ईंधन, इस ईंधन से तुम्हें कौन सी गैस मिलती है, तो इसकी मात्रा तो बड़ी वायुमंडल में, भैया प्रदूषण का गैस थोड़ी थी, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों आपको इस गैस की मात्रा को बढ़ा दिया, और जब इस गैस की मात्रा को बढ़ा दिया है तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, क्योंकि उसका अवशोषण करती है, और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये तो होगी तुम्हारी उद्योगों से निकलने वाली गैस। एक है तुम्हारी प्राकृतिक गैस, ये मैं लिखना भूल गया होगा, ध्यान से, ये प्राकृतिक गैस है, ये प्राकृतिक गैस, याद क्षेत्रों में इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये तुम्हारी प्राकृतिक नेचुरल गैस है, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या, तो कई बार ऐसे प्रश्न आता है, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सी प्राकृतिक गैस है, जिसका उत्सर्जन खेतों से, जिसका उत्सर्जन खेतों से होता है, और वो हरित गैस से जिम्मेदार है, तुम्हारी मीथेन, ये खेतों से निकलती है, प्राकृतिक गैस है। चावल के खेतों में मिलती है, तुम्हारे कोयले के खानों में मिलती है, दलदल कीचड़ में मिलती है, प्राकृतिक गैस है, और इसका खेतों से भी उत्सर्जन, मीथेन 20% जिम्मेदार है, याद है। N2O, ये भी तुम्हारी एक औद्योगिक गैस होती है, याद रखना, उद्योगों में बनती है और ये खेतों से भी निकलती है। कौन सी ऐसी गैस है जो खेतों से बनती है और उद्योगों से भी निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो वो N2O है, N2O। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को केवल और केवल कहां से बनाया गया, उद्योगों में ही बनाया गया है, केवल और केवल कहां बनाया गया भैया, उद्योगों में बनाया गया है, और वो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग वाली कहानी खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी बातें रह गई इसमें, थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं, कल इसको कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा बहुत जल्द मैं कराऊंगा, उसके बाद देखते हैं तो तुम्हारी रह गई वो करवा कर कंप्लीट करते हैं, बस इस हफ्ते तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगा जितना भी रहता है।